मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा अगला सेशन है यानी पार्ट 2। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो ठोस अवस्था है इसके 2 बिंदुओं को हम लोग देख चुके थे, यानी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस से संबंधित जो भी हमारा महत्वपूर्ण बिंदु था उसको हम लोग देख चुके थे। आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे और समझते चलेंगे कि आज हमारा टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्या है? क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। यानी क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कितने भागों में क्रिस्टलीय ठोसों को बांटा गया है। तो देखिए यहाँ क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवी कोणों की प्रकृति तथा उनके मध्य उपस्थित बंधन बलों के आधार पर निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। क्रिस्टलीय ठोसों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। देखिए ये क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है, अच्छे से आप लोग समझिएगा। और आप यदि इस चैनल पर नए हैं, यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ तरीका अगर आपको पसंद है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए क्रिस्टलीय ठोसों को निम्नलिखित कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है आपका? आणविक क्रिस्टल। दूसरा आपका है आयनिक क्रिस्टल। तीसरा आपका है सहसंयोजक या नेटवर्क क्रिस्टल। धात्विक क्रिस्टल, यानी ये ठोसों का यहाँ पर धात्विक ठोस, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, आयनिक ठोस या आणविक ठोस भी बोला जा सकता है। ठीक है ना। तो चलिए क्रिस्टलीय ठोसों को निम्नलिखित कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। तो चलिए बारी बारी से हम इसका अध्ययन करते हैं। पहला आपका है आणविक क्रिस्टल यानी आणविक ठोस। तो नाम से ही पता है कि ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं, जिनके अवयवी कण अणु होंगे। इस प्रकार अणुओं की, कहने का मतलब वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण अणु हो उसे हम बोलेंगे आणविक क्रिस्टल। उसे हम क्या बोलेंगे? आणविक क्रिस्टल। तो अवयवी कण अणु होंगे तो इसमें भी कुछ प्रकार आपको देखने को मिलेगा, यानी इनके प्रकृति के आधार पर आणविक ठोस को भी 3 भागों में बांटा गया है। आणविक ठोसों को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस, यानी ये आणविक ठोस का पहला पार्ट है। यानी आणविक ठोस को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला क्या है? अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा आपको मिलेगा ध्रुवीय आणविक ठोस। तो चलिए इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। तो पहला हमारा है अध्रुवीय आणविक ठोस, यानी आणविक ठोस का, यानी इस बात को आप लोग दिमाग में रखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा गया, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस, जिसमें पहला हमारा क्या है? आणविक ठोस। तो आणविक ठोस जिसके अवयवी कण क्या हो? अणु हो। तो इसमें भी कुछ प्रकार हैं। तो आणविक ठोसों को भी कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, जिसमें ए नंबर है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय का मतलब क्या होता है? जिसके अवयवी कण अध्रुवीय हो। जिसके अवयवी कण क्या हो? अध्रुवीय हो। अध्रुवीय का मतलब क्या? जिनके बीच वंडरवाल बल या लंदन बल या परिक्षेपण बल क्रियाशील रहते हैं, जो बहुत ही कम समय के लिए लगते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ठोस के कण इतना नज़दीक होते हैं कि उनके बीच लगने वाला जो अंतराण्विक बल होता है बहुत ही मजबूत होता है। इसका मतलब उनके बीच रिक्त स्थान ना के बराबर होता है। तो यहाँ वंडरवाल बल, लंदन बल या परिक्षेपण बल सब एक ही होता है, क्रियाशील होते हैं। ये बल अत्यंत क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। और प्रश्न यहाँ ये आता है कि कैसे हम जानेंगे कि अध्रुवीय आणविक ठोस है? तो अध्रुवीय आणविक ठोसों का एक पहचान है। क्या पहचान है? तो सबसे पहला पहचान देखिए, यानी केस 1, जब किसी अणु का निर्माण यदि समान परमाणुओं के संयोग से होता है, ठीक है ना, तो वह अध्रुवीय अणु कहलाता है। समान परमाणु जैसे I2, P4, S8। तो कहने का मतलब I2 का निर्माण, P4 का निर्माण और S8 का, S जो है सल्फर 8 अणु के रूप में रहता है, यानी
फास्फोरस जो है 4 है और I जो है 2 है। तो ये अणु तो हैं, आणविक ठोस तो है, लेकिन आणविक ठोस में कौन सा आणविक ठोस है? अध्रुवीय आणविक ठोस है। कौन सा ठोस है? अध्रुवीय आणविक ठोस है। तो समान परमाणुओं के संयोग से जो अणु बने होते हैं वो अध्रुवीय अणु होते हैं। जैसे देख रहे हैं ना I2, P4 और S8। अब इसका संरचना थोड़ा देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं I2 समान परमाणुओं से मिलकर बना है। देखिए इन्हीं के बीच में जो लगने वाला वंडर वाल बल है, बहुत ही कम समय के लिए इसको परिक्षेपण बल या लंदन बल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ I2 का निर्माण ये समान परमाणु से हुआ है। ये 2, 2, 4, 2, 6 एक साथ, यानी आयोडीन के बाह्यतम कक्ष में 7 परमाणु होते हैं। ये दोनों आयोडीन है, 7-7 परमाणु, यानी बाह्यतम कक्ष में इसका भी एक, इसका भी एक, ये एक, और ये दोनों आपस में क्रिया यहाँ कर लिए हैं। ठीक है, तो ये इसका संरचना है। ये P4 का संरचना आप देख सकते हैं। P यानी फास्फोरस के बाह्यतम कक्ष में कितना होता है? 5 होता है। तो सबके बाह्यतम कक्ष में 5 हो गया, ये आपका संरचना हो गया। इसी तरह से S8 यानी सल्फर 8 परमाणुओं के रूप में रहता है, यानी ये देखिए इसका ये संरचना है। ठीक है ना, ये डमरू जैसा देख रहे हैं ना। तो ये समान परमाणु, जो समान परमाणुओं से मिलकर बने हैं, ऐसे अणु को हम लोग क्या बोलेंगे? अध्रुवीय अणु। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनता है, इनमें से कौन अध्रुवीय अणु है? तो यानी समान परमाणु की बात होगी तो उसको ध्यान में रखना है कि जो समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी जब अणु का निर्माण समान परमाणु से होते हैं, तो यानी I और I ये दो समान परमाणु से मिलकर I2 अणु का निर्माण किए हैं। P देखिए P यानी फास्फोरस समान परमाणु से मिलकर P4 अणु का निर्माण किए हैं। ये S जो है 8 परमाणुओं से मिलकर S8 अणु का निर्माण किया है। तो ये तो पहला पहचान हुआ अध्रुवीय आणविक ठोस का। दूसरा पहचान क्या है कि जब सभी अक्रिय गैस यानी 18वां ग्रुप के जो भी आप देख रहे हैं तत्व, इसको याद करने का ट्रिक क्या था कि 2, 10, 18, 36, 54, 86, यानी ये इसका परमाणु संख्या है। 2, 10, 18, 36, 54, 86। 2 का मतलब हीलियम, 10 का मतलब नियान, 18 का मतलब आर्गन, 36 का मतलब क्रिप्टन, 54 का मतलब जेनन और 86 का मतलब रेडन। तो ये अक्रिय गैसें जो हैं एक परमाणुक अध्रुवीय अणु होते हैं। ये एक परमाणुक अध्रुवीय अणु होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए आप लोग तैयार रहेंगे, कहीं से भी प्रश्न हो सकता है। इन छोटे छोटे बिंदुओं पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तीसरा स्थिति क्या है कि जब किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी अनुपस्थित हो तथा उस केंद्रीय परमाणु के चारों ओर समान परमाणु उपस्थित हो, तो वो अणु भी क्या होता है? अध्रुवीय होता है। समझ रहे हैं ना क्या कह रहा है? किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी समझ रहे हैं ना? अभी बता रहे हैं उदाहरण से। देखिए इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी किसका? तो केंद्रीय परमाणु। ध्यान देना, यहाँ केंद्रीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी और उसके केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जो है समान परमाणु उपस्थित हो। क्या हो? समान परमाणु उपस्थित हो। जैसे देखिए यहाँ, जैसे देख रहे हैं ये सब अध्रुवीय होते हैं। जैसे CO2, तो CO2 का जब हम संरचना बनाएंगे तो निर्जन जोड़ी अनुपस्थित हो। याद रखेंगे, अनुपस्थित कह रहा है। अनुपस्थित का मतलब उपस्थित न हो, निर्जन जोड़ी न हो। जैसे देखिए यहाँ CO2 में केंद्रीय परमाणु आपका क्या है? केंद्रीय परमाणु जो है कार्बन है। और देखिए इधर भी एक ऑक्सीजन, इधर भी एक ऑक्सीजन। आप जानते हैं कि कार्बन जो होता है चतुष्परमाणुक होता है, यानी इसके बाह्यतम कक्ष में 4 परमाणु होते हैं। तो 2 यहाँ रखा गया है, 2 यहाँ रखा गया है ना। तो देखिए 2 यहाँ रखा गया, 2 यहाँ। तो यहाँ ऑक्सीजन है, इसके बाह्यतम कक्ष में 6 होता है। ये ऑक्सीजन इसके बाह्यतम कक्ष में क्या होता है? 6। तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 ये कार्बन से लेगा। ये ऑक्सीजन भी ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन से 2 लेगा। तो इसका भी 8, इसका भी 8 और 4 कार्बन का पहले से था, दोनों को 2-2 को दिया है, दोनों से ही ले लिया। तो इसका भी 8। तो बताइए इसके पास निर्जन जोड़ी है? नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी निर्जन जोड़ी अनुपस्थित है। आज देखिए कार्बन के दोनों तरफ ऑक्सीजन है कि नहीं है? तो यानी यही केंद्रीय परमाणु के पास निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन हो, अनुपस्थित हो, माने नहीं हो। ध्यान दीजिएगा यहाँ नहीं हो। और
और इनके चारों ओर समान परमाणु, देखिए इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी आपका क्या है, ऑक्सीजन है। ऐसा ना इधर हाइड्रोजन हो जाए इधर ऑक्सीजन हो जाए, तो ये नियम काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी अध्रुवीय अणु की पहचान है। देखिए यहाँ BF3, तो यहाँ देख रहे हैं तो बी अकेला है यानी बोरान बीच में है। देखिए इधर भी फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन। बोरान का परमाणु संख्या 5 होता है, तो यानी बाह्यतम कक्ष में 3, तो 1 2 3, और तीनों ये इलेक्ट्रॉन जो है ये 3 जगह पर जो फ्लोरीन है जिनके बाह्यतम कक्ष में 7 होता है, इनके बाह्यतम कक्ष में क्या होता है, 7 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ हम कहीं बोल दिए थे बाह्यतम कक्ष में यहाँ आयोडीन का 1 होता है, 1 नहीं होता है, यहाँ भी 7 होता है। तो इनका भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए माने ये हम बोल दिए थे बाह्यतम कक्ष में 1, तो ये बाह्यतम कक्ष में 1 नहीं है यानी 7 है। इनका बाह्यतम कक्ष पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दोनों आपस में 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे। चलिए आगे यहाँ देखिए, तो ये समझ गए ना कि केंद्रीय परमाणु के पास निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित हो यानी नहीं हो, और इनके चारों ओर समान परमाणु हो, जैसे बी के चारों ओर देखिए एफ एफ एफ। देखिए बोरान के पास एक भी इलेक्ट्रॉन बचा है नहीं, तो ये भी हमारा क्या होगा, अध्रुवीय आणविक ठोस होगा। ठीक है, अब एक बाद यहाँ और भी कुछ उदाहरण है, P4O10, ये C6H6 इत्यादि, ये सभी आपके अध्रुवीय आणविक ठोस हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ आणविक क्रिस्टलीय ठोस, यानी आणविक क्रिस्टलीय ठोस जो अभी हम देखें कि आणविक क्रिस्टलीय ठोस जो है 3 भागों में इसे बांटा गया है। तो 3 भागों में, जिसमें ए नंबर क्या हम लोग देख लिए, अध्रुवीय आणविक ठोस। तो अध्रुवीय आणविक ठोस हम लोग देख लिए, अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं और इनके पहचानने का तरीका क्या होता है। अब बी नंबर में चलेंगे तो ध्रुवीय आणविक ठोस, यानी आणविक ठोस का दूसरा भाग क्या है, ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस का मतलब जिनके अवयवी कण ध्रुवीय अणु हो, जिनके अवयवी कण क्या हो, ध्रुवीय अणु हो। जैसे उसमें अवयवी कण क्या होते थे, अध्रुवीय अणु, एकरा में क्या होता है, ध्रुवीय अणु, जिनके बीच द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल क्रियाशील रहते हैं। ठीक है ना, तो इसका पहचान आप देखेंगे तो ये खुद आपको समझ में आ जाएगा। तो पहचान क्या है, देखिए इसके पहचानने का पहला तरीका, किसी भी द्विपरमाणविक अणु का निर्माण असमान परमाणुओं के संयोग से हो तो समझिएगा कि वह अणु क्या होगा, ध्रुवीय होगा। यानी द्विपरमाणविक अणु यानी 2 परमाणुओं से मिलकर बना होगा, और वे दोनों असमान होंगे, माने उनमें समानता नहीं होगी। अगर समानता हो जाएगी तब तो अध्रुवीय हो जाएंगे, इसमें असमान देखना है। जैसे देखिए HCl देख रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये 2 परमाणविक अणु है, लेकिन एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, दोनों असमान है, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ध्रुवीय अणु हो जाएगा। यहाँ HI देखिए, आयोडीन देखिए, अरे HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, ये हाइड्रोजन क्लोराइड और ये आपका हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये भी द्विपरमाणविक अणु है, एक हाइड्रोजन और आयोडीन से मिलकर बना है ना, हाइड्रोजन और आयोडीन से मिलकर बना है, तो ये भी आपका क्या होगा, ध्रुवीय अणु होगा। दूसरा पहचानने का तरीका क्या है, देखिए दूसरा चीज क्या ध्यान देना है, जब किसी भी अणु में केंद्रीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी उपस्थित हो, देख रहे हैं ना, निर्जन जोड़ी उपस्थित हो, जस्ट उसके थोड़ा थोड़ा सा विपरीत चल रहा है, उसमें निर्जन जोड़ी नहीं रहता था, किसमें, अध्रुवीय आणविक ठोस में, अध्रुवीय अणु में। लेकिन ध्रुवीय आणविक ठोस में यानी ध्रुवीय अणुओं में क्या होगा, निर्जन जोड़ी रहेगा केंद्रीय परमाणु के पास, तो वो समझिएगा कि वो कौन सा अणु है, ध्रुवीय अणु है। जैसे SO2, तो देखिए SO2 में केंद्रीय परमाणु क्या है, सल्फर है, तो सल्फर के बाह्यतम कोश में क्या होता है, 6 यानी 16 होता है, तो 2 8 6 यानी इसके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो इन 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ देखिए 2 2 4 2 6, 2 गो ऑक्सीजन है, तो एक इधर रख दिए और एक इधर रख दिए, तो ये दोनों ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन तो ले लेंगे, लेकिन यहाँ देखिए तो एक निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन यहाँ उपस्थित हो गया कि नहीं हो गया, तो इसी को बोलते हैं निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन जो बंधन में भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ देखिए तो केंद्रीय परमाणु के पास निर्जन जोड़ी उपस्थित है कि ना, इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी है कि नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, ध्रुवीय आणविक ठोस। यही अगर है ना रहता 2 गो तो ये किस चीज में आ जाता, अध्रुवीय में आ जाता, लेकिन निर्जन जोड़ी उपस्थित है इसलिए यह क्या होगा, ध्रुवीय आणविक ठोस होगा। इसी तरह PH3 का देख लेंगे, तो यहाँ भी फास्फोरस के पास 5 होता है और 3 हाइड्रोजन, तो तीनों हाइड्रोजन एकाएक ले लेगा, तो देखिए यहाँ फास्फोरस के पास
निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है कि नहीं है, तो इसलिए हम इसको भी बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस। तो आणविक ठोसों को 3 भागों में बांटा गया, एक अध्रुवीय आणविक ठोस, एक ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा ये आपका श्रेणी है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। क्या है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। इसका मतलब क्या कि इसमें अवयवी कण इस प्रकार के अणु होते हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च वैद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा होता है। यानी हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन आबंधित जो आणविक ठोस है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस क्या कहता है, तो इसमें अवयवी कण इस प्रकार के अणु होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च वैद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा रहेगा। यानी हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहेगा लेकिन उच्च वैद्युत ऋणात्मक परमाणु। और आपके पीरियोडिक टेबल में फास्फोरस, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक परमाणु वाले तत्व माने जाते हैं। तो याद रखना है FON यानी फोन के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। उच्च वैद्युत ऋणात्मक परमाणु कहने का मतलब हाइड्रोजन या तो F के साथ जुड़ा हो, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, या हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो। तो समझ लेना है कि वो आपका क्या है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है। जैसे देखिए H2O यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो इस तरह से हमारा क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण का पहला वर्गीकरण जो है, यानी 4 भागों में जो इसको बांटा गया, जिसमें पहला हमारा आया था क्या, आणविक ठोस यानी आणविक क्रिस्टल। तो आणविक क्रिस्टल को बांटा गया कितने भागों में, 3 भागों में, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो ये पहला समाप्त होता है। दूसरा क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण है आयनिक ठोस या आयनिक क्रिस्टल। क्या है, आयनिक ठोस या आयनिक क्रिस्टल। तो नाम से ही पता चल रहा है दूसरा कि आयनिक क्रिस्टल यानी आयनिक ठोस क्या है, तो यानी ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण आयन वाले हो, यानी जिनके अवयवी कण धनायन एवं ऋणायन हो। जिनके अवयवी कण क्या हो, धनायन एवं ऋणायन हो। तो जिनके अवयवी कण धनायन एवं ऋणायन हो, जिनके बीच आकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण बल क्रियाशील रहते हैं, जिसे आयनिक आबंधन या आयनिक ठोस कहते हैं। समझ रहे हैं ना, ये अच्छे से देख लेंगे, आपको नोट्स बनाने में सहूलियत होगा। देख रहे हैं यहाँ कि आयनिक ठोस क्या कर रहा है, इस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं, धनायन एवं ऋणायन होते हैं, जिनके बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल क्रियाशील होते हैं। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, आयनिक ठोस या आयनिक क्रिस्टल या आयनिक आबंधन कहते हैं। तो आयनिक आबंधन या आयनिक ठोस अदिशात्मक होते हैं, इसलिए ये भंगुर होते हैं। आयनिक ठोस जो होते हैं अपने ठोस अवस्था में विद्युत के तो कुचालक होते हैं, क्योंकि धनायन एवं ऋणायन मुक्त अवस्था में नहीं रहते हैं, परंतु द्रवीय अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि द्रवीय अवस्था में धनायन एवं ऋणायन किस अवस्था में होते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये याद रखना है कि आयनिक ठोस जिसमें जिनके अवयवी कण धनायन और ऋणायन हो, उदाहरण के तौर पर सोडियम क्लोराइड जब आप लीजिएगा तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, Na पर प्लस होता है और Cl पर क्या होता है, माइनस होता है ना। तो Na पर प्लस और Cl पर माइनस होता है। तो यानी ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि ठोस अवस्था में विद्युत के ये कुचालक होते हैं, क्योंकि धनायन एवं ऋणायन मुक्त अवस्था में नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे ही इसको पानी में डालते हैं, द्रव में डालते हैं, तो ये धनायन और ऋणायन अलग हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। और आप जानते हैं कि दुनिया में धारा का प्रवाह 2 ही कारणों से होता है, एक मुक्त आयन के चलते और मुक्त इलेक्ट्रॉन के चलते। तो जैसे ही पानी में डालते हैं तो इनके आयन क्या हो जाते हैं, इनके आयन मुक्त हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये आयनिक ठोस जो होते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन द्रवीय अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि धनायन एवं ऋणायन मुक्त अवस्था में हो जाते हैं। आयनिक ठोसों का गलनांक
क्या होता है, उच्च होता है, क्योंकि धनायन एवं ऋणायन के बीच प्रबल रूप से स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। तो यहाँ कुछ आयनिक ठोसों के उदाहरण दिया गया है, आप देख लेंगे। पोटेशियम सल्फेट, यानी इस पर 2+ धनायन होता है और 2- ऋणायन होता है। ये ZNS यानी जिंक सल्फाइड, लिथियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनियम फास्फेट, सोडियम नाइट्रेट, ये सब आपके आयनिक ठोस के ही उदाहरण है। तो ये हमारा दूसरा प्रकार भी, क्रिस्टलीय ठोस का दूसरा प्रकार भी खत्म हुआ। अब चलते हैं तीसरा, नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस। नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस। तो नेटवर्क का मतलब क्या होता है? नेटवर्क का मतलब होता है एक जाल। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? जाल। तो क्या परिभाषा देंगे? इस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण परमाणु होते हैं जो आपस में सहसंयोजन आबंध द्वारा आबंधित होकर नेटवर्क का निर्माण करते हैं। ये प्रायः अत्यधिक कठोर होते हैं, जैसे में हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिकॉन हो गया, क्वार्टज हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया। ये सभी क्या हैं? ये सभी नेटवर्क ठोस हैं, यानी सहसंयोजक ठोस हैं। हीरा और ग्रेफाइट का आप आकृति देखे होंगे, नहीं तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आप देख रहे हैं ना, ये डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट का ये संरचना है, ये एक जाल की तरह आपको दिखाई दे रहा है। इसलिए इसको बोला जाता है क्या? इसलिए इसको बोला जाता है नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस। चौथा आपका है धात्विक ठोस। चौथा आपका क्या है? धात्विक ठोस। क्या है? धात्विक ठोस, यानी क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा गया, जिसका ये अंतिम है, यानी धात्विक ठोस। इस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं? धातु के धनायन एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु पर तो धनायन होता ही है और उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जालक में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं धात्विक ठोस। जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, कांसा, पीतल। ये आप लोग ये कांसा ये देख रहे हैं ना, ये कापर और टीन से मिलाकर बनाया जाता है। पीतल देख रहे हैं ना, कापर और जस्ता से मिलाकर बनाया जाता है। तो ये हमारा आज क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण है समाप्त होता है। अगले दिन हम इसके आगे पढ़ेंगे, क्रिस्टल जालक के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? अगला हमारा बिंदु होगा क्रिस्टल जालक। आज के लिए बस ये सेशन इतने पर हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।